हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल फॉर्मूला ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ इंडिया फार्माकोपिया एंड स्टडी ऑफ वन मॉडल आईपी मोनोग्राफ। तो बेसिकली ये किसका लेक्चर है भाई? ये हमारा जनरल फार्मेसी यूनिट वन का सेमेस्टर वन का टॉपिक है। ये लास्ट टॉपिक आपको बता दूं, जो हमारा जनरल फार्मेसी सब्जेक्ट है यूनिट वन है, जो अपना सेमेस्टर वन का सब्जेक्ट है, इसका ये लास्ट टॉपिक है। आपके सारे टॉपिक से पिछले वाले कंप्लीट हो गए हैं। तो ओवरऑल आज हमारा यूनिट वन पूरा कंप्लीट हो जाएगा जनरल फार्मेसी का। अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो आपका लॉस है। आप कर सकते हो सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली के 2 और 3 वीडियोस मिलती रहेंगी बी फार्म के रिलेटेड। और आपका जो सेमेस्टर वन का एग्जाम है, वो सेमेस्टर वन का सिलेबस है, वो लास्ट सितंबर तक कंप्लीट आउट हो जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। है क्या? देखो, जो नेशनल फॉर्मुलरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, आपको पता है कोई भी हम ड्रग होता है, जो इंडिया में कोई भी ड्रग बनती है या फिर कोई भी कंट्री में ड्रग बनती है, वो ऐसे नहीं बनती। उसको पहले हमारे को उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो ड्रग कैसे बनती है, उसके अंदर क्या क्या डलता है, उसको हम कौन से डिसीज में यूज करते हैं, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तब जाके हम कोई ड्रग बनाते हैं। अब आज से समझिए, आप एग्जाम्पल समझिए। आप चाय बनाते हैं, आपको किसी ने सपने में थोड़ी बताया था कि अरे चाय में दूध डलता है, चीनी डलता है और चाय बन जाता है, ऐसा थोड़ी है। आपने किसी से लर्न किया होगा, आपने मदर को देखा होगा, अपने फादर को देखा होगा कि वो पहले दूध लेते हैं, उसको थोड़ा स्किम करते हैं, उसके बाद उसमें कुछ शुगर ऐड करते हैं, अलग अलग प्रोसीजर होता है। तो आपने, जैसे आपको चाय के बारे में पता है, अब आपको पता है उसमें कि दूध हो सकता है, उसमें चीनी होता है, उसमें चाय पत्ती होती है, उसमें इलायची होता है ना। तो आपको उसका कंपोजिशन पता है, आपको उसका प्रोसीजर भी पता है। वैसे ही जो भी ड्रग्स बनती है, किसी भी इंडस्ट्री में बनती है, तो उसको पहले उसके बारे में सब पता होता है कि ड्रग में क्या क्या डलेगा, ड्रग को कौन से डिसीज में यूज करना है, तब जाकर वो ड्रग बनती है। ठीक है, तो वो कहाँ से सीखते हैं ये चीज? वो हमारे नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, जिसको हम एनएफआई बोलते हैं, और इंडियन फार्माकोपिया से सीखते हैं। ये दो जो हमारी बुक्स हैं, ये हमारे को बताती हैं कि ड्रग्स कैसे बनेगी, ड्रग्स को कब यूज करना है, कौन से कंडीशन में यूज करना है, कौन से डिसीज में यूज करना है, क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्या काउंटर इंडिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, कब टॉलरेंस क्रिएट हो सकती है, ये सब हमारे पता लगते हैं ये दो बुक्स से। अब ये दो बुक्स क्या है? देखो, इन दोनों बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, आपको बता दूं। जो अपना एनएफआई है, ये हमारे को बताता है कि मेडिसिन को कैसे यूज करना है। ये हमारे को बताता है यूसेज ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन को कब यूज करना है, कितने डोज में यूज करना है, कितना डोज दे सकते हैं, कौन से डिसीज में देना है मेडिसिन को, क्या एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्या टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है। ये हमारा एनएफआई बताता है। तो जो इंडिया फार्माकोपिया है, ये हमारे को बताता है कि ड्रग का क्या प्रोसीजर है, ड्रग का क्या कॉम्पोजिशन है, ड्रग में क्या क्या पड़ेगा, ड्रग कैसे मैन्युफैक्चर होगी, ड्रग को जब बन जाएगा, मतलब जब हमारा फिनिश प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब जब हमारा ड्रग बन जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर क्या क्या टेस्ट करने हैं कि उसकी टॉक्सिसिटी भी तो नहीं है उसके अंदर। अगर हम किसी ह्यूमन को ड्रग देंगे, तो कोई टॉक्सिसिटी वगैरह तो नहीं हो जाएगी, कोई अपना मेजर एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा, है ना। तो जो इंडिया फार्माकोपिया, ये प्रोसीजर, ये जनरली आप इतना समझो, ये बताता है हमारे का हाउ टू मेक अ मेडिसिन। ठीक है, ये हमारे को मेडिसिन कैसे बनती है, उसका क्या कॉम्पोजिशन है, ये हमारे इंडिया फार्माकोपिया से पता लगता है। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है। अब देखो, आपने ये हमारे साथ में स्टेबिलिटी टेस्टिंग भी बताता है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है? देखो, आपने कोई ड्रग बनाई है, ठीक है? अब आप सीधा एक ह्यूमन को नहीं दे सकते। अब जैसा आपको किसी ने ड्रग बनाई है कोई इंडस्ट्री ने, उसने बोला कि हाँ, ये अपनी शुगर लेवल को कम करेगी, डायबिटीज में यूज़ होगी, आप किसी डायबिटिक पेशेंट को दे दो। ऐसा नहीं होगा ना। पहले उसको हम पहले ट्रायल लेंगे, उसको हम पहले टेस्टिंग करेंगे। पहले हम एनिमल्स पे टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम ह्यूमन ह्यूमन पे टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट हमारे सीडीएसईओ के पास आती है, जो हमारे इंडिया का ड्रग कंट्रोलर है, उसके बाद वो अप्रूवल देता है कि हाँ, ये ड्रग इफेक्टिव है, इसको आप मार्केट में ले आ सकते हो। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे फेजेस होते हैं। पहले एनिमल पे दो तरीके से टेस्टिंग होती है। एक अपना होता है इन विट्रो, इन विवो होता है। इन विट्रो हम एनिमल का जो ऑर्गन है उसको बाहर निकाल के उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। इन विवो में हम डायरेक्टली एनिमल को देते हैं। और जो अपना, अगर वो अपने जो समझ लो कि जो टेस्टिंग है वो अपनी सही हुई है, मतलब कि टेस्टिंग पॉजिटिव आई है, जो अपना रिजल्ट है पॉजिटिव है, उसके बाद हम सीडीएसईओ के पास अपना रिपोर्ट भेजते हैं। फिर वो बोलता है कि हाँ, एनिमल पर पॉजिटिव टेस्ट है, अब आप भेज सकते हो। अब आप जो टेस्ट है वो आप कैरी ऑन कर सकते हो ह्यूमन के ऊपर। फिर वो ह्यूमन को अपना डोज देंगे। ठीक है, वो 4 फेजेस में देते हैं। क्लिनिकल 1 फेज, क्लिनिकल 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज। फिर वो ह्यूमन पे टेस्टिंग होगी। ठीक है, ग्रुप बनाकर, छोटे-छोटे ग्रुप बना के। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक पर्सन का अलग जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी अलग रिएक्ट करेगी हर एक ड्रग के अगेंस्ट। ठीक है, तो वही है, जब उसकी रिपोर्ट बन जाती है, फिर वो सीडीएसईओ के पास जाता है। फिर वो अप्रूवल देता है, हाँ, ये ड्रग आप मार्केट में ले आ सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ड्रग डिस्कवरी और ड्रग बनाना और ड्रग मैन्युफैक्चर करना बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत पैसा लगता है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ वन मॉडर्न आईपी मोनोग्राफ। अब ये क्या है? देखो, मोनोग्राफ मतलब होता है फाइल डाटा। जैसे आपका आधार कार्ड है, अब आपका आधार कार्ड कोई थर्ड पर्सन देखेगा, उसको पता लग जाएगा कि आप किसके बेटे हो, आप कहाँ के रहने वाले हो। ठीक है, आपका सरनेम क्या है, ये सब पता लग जाएगा उसको। तो वैसे ही हमारा
ड्रग होता है, उसका आधार कार्ड होता है मोनोग्राफ। मतलब यहाँ पे लिखा है वन मॉडल, मतलब कि किसी एक ड्रग का हम आज प्रोफाइल डाटा देखेंगे, ठीक है? वैसे इंडिया में जैसे इंडियन फार्माकोपिया, उसमें बहुत सारे ड्रग्स हैं, पता ही है आपको कितनी ड्रग्स हमारे मार्केट में आती हैं। उन सभी ड्रग्स का अलग-अलग मोनोग्राफ होता है, ठीक है? तो जैसे वन मॉडल आज हमने एक ही ड्रग के बारे में पढ़ना है, ठीक है? वैसे बहुत सारे ड्रग्स हैं, उनका अलग-अलग अपना मोनोग्राफ होता है, ठीक है? अलग-अलग प्रोफाइल डाटा होता है। जैसे आपका आधार कार्ड अलग है, आपके फादर का अलग होगा, आपके मदर का अलग होगा, है ना? वैसे तब आपको पता लगे एनएफए क्या होता है, हाउ टू यूज मेडिसिन, ठीक है? फार्माकोपिया क्या होता है, हाउ टू मेक अ मेडिसिन, ठीक है? एंड मोनोग्राफ क्या होता है, किसी भी ड्रग का प्रोफाइल डाटा, ठीक है? अब हम थोड़ा रीड आउट करते हैं एनएफए क्या होता है। द एनएफए इज अ ऑफिशियल पब्लिकेशन दैट प्रोवाइड रिलायबल evidence-based information on the safe, rational, and effective use of medicine. It serves as a practical guide for doctors, pharmacists, nurses, and other healthcare professionals. The NFI is published by the Indian Pharmacopoeia Commission under the Ministry of Health and Family Welfare. ठीक है, यही बोले जो अपना एनएफआई है, एक हमारे एक बुक है जो हमारे को एविडेंस मतलब हमारे को कुछ सबूत देता है कि जो हमारी मेडिसिन वो सेफ है, उसको हम रैशनलाइज करके हम कैसे उसको रैशनल यूज कर सके। अब रैशनल यूज क्या होता है, मतलब कि देखो रैशनल होता है कहीं कैसे सही तरीके से लेना है मेडिसिन को। अब आप समझो अगर आपको पता ही नहीं, आप कोई मेडिकल से ड्रग ले आए हो, आप मार्केट से कोई मेडिसिन ले आओ, ठीक है? और आपको उसको पता ही नहीं कि कैसे यूज करना है, आप एक दिन में 400 टैबलेट खाई जा रहे हो, तो वो इरेशनल यूज हो गया, क्योंकि हमें उसको सिस्टमेटिक वे से खा नहीं रहे हैं, हमें उसको पता ही नहीं है सही ढंग क्या है उसको खाने का, ठीक है? बट आप वही टैबलेट आप फार्मासिस्ट से पूछोगे, तो अगर आप समझो, अब जैसे आप समझो कि जैसे अपना कोई ड्रग हो गया, विटामिन डी3 का नैनो शॉट हो गया, ठीक है? आप समझो विटामिन डी3 का नैनो शॉट क्या होता है, वो हम वीक में एक बार लेते हैं, ठीक है? और आप विटामिन डी3 के नैनो शॉट लेके आओ और आपको पता ही नहीं है कि उसको कितने दिन में कितने बार लेना है, कितने वीक में कितने बार लेना है, और आप मन उठाए जब मन किया उठा के पी लिया, ऐसा नहीं होता ना। आप पहले उस डॉक्टर से पूछोगे, आप उस फार्मासिस्ट से पूछोगे कि इसको कैसे लेना है, वो बोलेगा इसको वीक में एक बार लेना है, ठीक है? वो हमारा रैशनल यूज होता है कि हम उसे कैसे सही ढंग से लेना है। उसके बाद इफेक्टिव यूज क्या है, उसके हम एक मेडिसिन को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। इफेक्टिवली यूज मतलब कि देखो, अब जैसे कई ड्रग्स होते हैं हम उसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं, और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको हम खाना खाने के बाद लेते हैं। क्यों? हमें पता है कि जो हम ऐसे ड्रग्स बनाए हुए हैं, जो उसके पीछे कुछ रीजन होगा कि अगर उसने बोला है, उन्होंने बोला है कि इसको खाना खाने से पहले लेना है, तो ऑब्वियसली उसका जो इफेक्टिव है, जो उसका हमें थेरेपेटिक इफेक्ट है, वो ज्यादा मिलेगा उस खाली पेट लेने से, जो खाली पेट मेडिसिन लेनी है, ठीक है? तो अब जैसे आप समझो आपको एसिडिटी है, ठीक है? अब एसिडिटी में आप क्या लोगे? आप ऑब्वियसली एक पेनफोर्टी लोगे, ओमेप्राज़ोल लोगे, पेंटाप्राज़ोल लोगे, रिमिप्राज़ोल लोगे। ये हमारे जो एसिडिटी की ड्रग्स होती है, ठीक है? ये हमारे स्टमक में जो एसिडिटी है उसको कंट्रोल करती है। अब जो डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट बोलते हैं, कहते हैं इसको आप खाली पेट लोगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। क्यों? वो क्योंकि आपको पता है जो हमारे एम्प्टी स्टमक होता है उसमें ज़्यादा एसिडिटी बनती है एज़ कम्पेयर टू हम खाना खाने के बाद, ठीक है? तो इसलिए अब कहते हैं कि जो हमारी एसिडिटी की ड्रग्स होती हैं वो खाली पेट लो, अच्छा रहेगा, ठीक है? तो ऐसी है क्योंकि हमें पता है कि खाली पेट उसमें ज़्यादा इफेक्टिवनेस शो होगा, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो ड्रग, ठीक है? तो ये सब कौन बताता है? ये एनएफआई बताता है ओवरऑल, ठीक है? अब एनएफआई किसने पब्लिश किया था? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने पब्लिश किया था। अब इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है 1948 में बनी थी कमीशन, और इसी ने इंडियन फार्माकोपिया भी बनाया था, और इसी ने एनएफआई भी बनाया, ठीक है? ये किसके अंडर आती है? अपने हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, ठीक है? अब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो मिनिस्टर है वो अभी करंटली कौन है? हमारे जेपी नड्डा जी है, ठीक है? आपको बताना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? कैसे रैशनल यूज करना है मेडिसिन का, पूरा ड्रग के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, पेशेंट सेफ्टी की क्या-क्या एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं अगर आप ये ड्रग को लोगे। अब जैसे आपको पता है कि अगर आपने पैरासिटामोल डेली लेते रहे, ज़्यादा लेते रहे, उससे क्या होगा? आपके स्टमक में अल्सर्स हो जाएँगे। अगर आपको नहीं पता, आपको पता लग गया होगा कि जो अगर आपने पैरासिटामोल रोज़ लिया, ठीक है? तो उसके कारण आपके स्टमक में अल्सर्स हो जाएँगे, और अगर अल्सर्स बढ़ते गए तो आपका जो स्टमक में होल्स क्रिएट हो जाएँगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगी और इवन डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, ठीक है? तो ओवरऑल हमारे को ये उसके पेशेंट की सेफ्टी के बारे में बताता है, मेडिकेशन एरर क्या-क्या एरर आ सकते हैं, ठीक है? ये ओवरऑल हमारा आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव में क्या है, ईज़ी वर्डिंग है, ये जो इसके नोट्स हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, ठीक है? फ्री में, ठीक है? तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, अभी चैनल न्यू है, तो इसलिए इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, डोंट वरी, यहाँ पे बट कांसेप्ट आपके क्लियर होंगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है? अब इम्पोर्टेंस क्या है एनएफआई की? एक्ट एज़ अ प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन। अब देखो, अब जैसे कोई डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, उसने कहाँ से सीखा कि इस मेडिसिन का ये यूज़ है? उसने स्टडी की, ठीक है? स्टडी की, उसके बाद उसने एनएफआई की भी स्टडी की, मतलब एनएफआई आप समझ लो जो एनएफआई है, उसी से हमारा सिलेबस बनता है। अब जो हमारा सिलेबस मतलब बी फार्म, वो एनएफआई और फार्माकोपिया के भी कुछ हिस्से होते हैं, जो वहाँ से लेके नॉलेज हमारे को देते हैं, ठीक है? अब जो हमारा सिलेबस है किसके अकॉर्डिंग बना है? एनएफआई और फार्माकोपिया को फॉलो करके बना है, ठीक है? तो क्या होता है जो डॉक्टर है उसको पता ही नहीं है कि ये मेडिसिन का क्या यूज़ है, तो ऑब्वियसली वो कैसे प्रिस्क्राइब करेगा दूसरे पेशेंट को? मतलब पेशेंट को कैसे देगा वो मेडिसिन, कि उसको अगर पता ही नहीं है कि ये मेडिसिन का ये यूज़ है, तो ऑब्वियसली उसने पहले एनएफआई रीड किया होगा और उसको एनएफआई के द्वारा पता लगा कि इस मेडिसिन का ये यूज़ है। तो एनएफआई ओवरऑल हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको वो भी बताता है कि ये मेडिसिन का ये यूज़ है, कि आगे वो जाके अपने पेशेंट को
प्रिस्क्राइबर से, ठीक है? पेशेंट केयर, फार्मासिस्ट डूइंग डिस्पेंसिंग, ठीक है? फार्मासिस्ट को भी हेल्प करता है, रिड्यूस एडवर्स रिएक्शन देखो अगर आपको पता है कि इस ड्रग को हम सही ढंग से लेंगे, जैसे अब आप ही समझो, अगर आप सॉरी अपना समझो कि अगर आप अपना जो पैरासिटामोल है रोज़ ले जा रहे हो, तो आपके स्टमक में एसिड्स क्रिएट हो जाएँगे, ये हमारे एडवर्स रिएक्शन में आता है, ठीक है? ये बहुत खतरनाक वो रिएक्शन होता है। तो अगर आपको जैसे डॉक्टर ने बता दिया कि आपको रोज़ नहीं लेना है या फिर आपको दिन में 4 बार टैबलेट्स या फिर 3 टैबलेट से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है? तो एक हिसाब से उसने आपको अपने एडवर्स रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक हिमायत दे दी है, ठीक है ना? कि अब इससे क्या होगा कि आप 1 दिन में 3 से 4 टैबलेट नहीं लोगे, जिससे आपके जो अल्सर्स हैं, वो कंट्रोल रहेंगे, आपके नहीं हो पाएँगे अल्सर्स, ठीक है? स्टमक में और आपको पता है ना जैसे 15 डेज़ बाद हमें मेडिसिन छोड़नी होती है, फिर 1 हफ्ते बाद कंटिन्यू करनी होती है, नहीं तो टॉलरेंस क्रिएट होती है। ये सब हमारे एनएफआई बताता है, ठीक है? उसके बाद कंटेंट क्या आता है, एनएफआई में क्या-क्या कंटेंट आता है, उसमें पहले आता है जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन की क्या इन्फॉर्मेशन है, मोनोग्राफ्स उसका प्रोफाइल डाटा, ड्रग डोसेज ड्रग की क्या डोसेज फॉर्म है? मतलब आपको पता है ड्रग डोसेज मतलब कि सेमी सॉलिड देना है, पेरेंटली देना है, उसको ओरली टैबलेट्स की फॉर्म में देना है, उसको सॉल्यूशन की फॉर्म में देना है, कैप्सूल की फॉर्म में देना है। आपको पता है ना ये सब हमारे डोसेज फॉर्म होते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं इंडिकेशंस क्या-क्या इंडिकेशन वगैरह हो सकते हैं, उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या-क्या आपने जैसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब होता है कि क्या-क्या इसके मेजर साइड इफेक्ट्स आते हैं। जैसे आप समझ लो कि कोई हमारी जैसे एंटीबायोटिक वगैरह होती है, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गई, हम उसको प्रेग्नेंट वुमन नहीं देते। प्रेग्नेंट वुमन को क्यों नहीं देते? क्योंकि जो उसका फीटस होता है, जो उसके वूम में बेबी होता है, वूम में होता है ना, वूम में जो फीटस होता है उसको बेबी बोलते हैं हम जो, उसमें बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह आ सकते हैं। अब बर्थ डिफेक्ट्स क्या होते हैं? मतलब कि वो उसमें कुछ मेंटल रिटार्डनेस, उसका थोड़ा जो अपना दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी कर देता है टेट्रासाइक्लिन प्रेगनेंसी में, इसलिए हम उसको नहीं देते हैं। तो ये सब हम कहाँ से पता लग रहा है? हमें एनएफआई के द्वारा पता लग रहा है कि ये क्या-क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो सकते हैं। अब जैसे क्लोरामफेनिकोल होता है, ये भी हमारा ड्रग होता है, हम ये बेबी को नहीं देते। क्यों बेबी को क्यों नहीं देते? आपको पता होगा जैसे जो बोन मैरो होता है, वो हमारा अपना ब्लड के कंपोनेंट्स बनाता है, जैसे आरबीसी वगैरह। अगर हमने ये बेबी को दिया तो ग्रे बेबी सिंड्रोम कर देगा। तो उसमें क्या होगा कि बोन मैरो की टॉक्सिसिटी कर देगा, जिसकी वजह से आरबीसी नहीं बनेंगे, खून नहीं बनेगा और क्या होगा? बेबी ग्रे कलर का हो जाएगा। ठीक है? ये सब हमारे को एनएफआई बताता है। प्रिकॉशंस क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि जैसे अब आपको पता है जो टेट्रासाइक्लिन होता है, उसको हम दूध के साथ नहीं ले सकते। टेट्रासाइक्लिन को क्यों नहीं दूध के साथ ले सकते? क्योंकि वो चिलेशन कर देते हैं। अब आपने पढ़ा होगा शायद 11th और 12th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा चिलेट्स के बारे में, ईडीटी वगैरह, है ना? चिलेशन क्या होती है? कि 2 चीज़ आपस में मिलके कोई कॉम्प्लेक्स बनाती है, ठीक है ना? वैसे टेट्रासाइक्लिन ना अपना आपको पता होगा जैसे मिल्क के अंदर आयन्स वगैरह होते हैं, कैल्शियम वगैरह, वो उसके साथ चिलेट्स बनाता है और अपने टीथ में एडसॉर्ब होता है। टीथ अपने थोड़े नीले कलर के होते हैं, पीले कलर के होते हैं, ठीक है ना? और अपनी बोन्स में भी टॉक्सिसिटी वगैरह करता है और हमारी टॉक्सिसिटी करता है, इतना याद रखना, ठीक है? हमारे एडवर्स इफेक्ट बताता है, ठीक है? आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया। जैसे इंडियन फार्माकोपिया देखो, जो फार्माकोपिया था ना, आपके यूनिवर्सिटी में ना एक अलग टॉपिक भी था। उसमें हमने पढ़ लिया है कि फार्माकोपिया क्या होता है, कि इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है, यूएसए फार्माकोपिया क्या होता है, ठीक है? तो आप वो लेक्चर दे सकते हो। इसमें इसमें हमारे को बस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने को बताया, ठीक है? अब मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा। आपको जैसे बताता हूँ, जो इंडियन फार्माकोपिया है, वो एक हमारा स्टैंडर्ड बुक है, जिसको फॉलो करके हम मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? देखो, पहला हमारा आता है प्रीफेस। इसमें हमारे को इन्फॉर्मेशन लिखा होता है कि इन्फॉर्मेशन दिया होता है किसके बारे में, पर्पस क्या है और स्कोप क्या है फार्माकोपिया का। अब आपको पता है पर्पस क्या है। ऑब्वियसली अगर हमारी 10 कंपनियां हैं, 10 इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में और वो अलग अलग कॉम्पोजिशन की ड्रग्स बना रही हैं, तो एक हमारी कैसे होता है यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, है ना? हमारे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आप सोचो कि अब 500 mg की कोई टैबलेट है, उसके अंदर जैसे ग्लाइकोमेट टैबलेट है 500 mg की, कोई इंडस्ट्री अपनी सन फार्मा 300 mg अपना डाल रहा है मेटफॉर्मिन, और कोई अरबिंदो अरबिंदो फार्मा है वो 200 mg मेटफॉर्मिन डाल रहा है। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रही ना, क्योंकि वो सब तो अलग हो गया ना, यूनिफॉर्मिटी नहीं रही। अब एक जैसा ड्रग नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सन फार्मा की ड्रग बनी होगी उसके अंदर 300 mg अपना मेटफॉर्मिन है, ठीक है? तो अब आपको क्या है जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको पहले देख के लेना पड़ेगा कि सन फार्मा लूँ, क्योंकि अगर आपने एक बार सन फार्मा की ड्रग शुरू कर दी, 300 mg की जो उसके अंदर अपनी मेटफॉर्मिन पड़ी है, ठीक है? उसके अंदर प्रेज़ेंट है। अब वही आपको आगे ड्रग लेनी पड़ेगी, एक साथ यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। आपको इंडिया के हर कॉर्नर पे अलग-अलग मेडिसिन मिलेगी, हर अलग-अलग कॉम्पोजिशन मिलेगा। तो इंडिया में वही यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए कि मतलब कि आप कोई भी शॉप पे जाओ, कोई भी कंपनी की ड्रग लो, उसके अंदर एक जैसा ही कॉम्पोजिशन हो, उसके अंदर एक जैसा ही अपने जो उसके अंदर जो अपने कंपोनेंट्स हैं, जो अपने भी कोई सॉल्ट है, ठीक है? वो एक ही क्वांटिटी में प्रेज़ेंट हो, एक ही जैसा क्वांटिटी में प्रेज़ेंट हो। आप चाहे अरबिंदो का ले लो, आप चाहे अपना सर्वार्मा का ले लो, आप चाहे डॉक्टर रेड्डी का ले लो, उसके अंदर इक्वल अमाउंट में ही मेटफॉर्मिन प्रेज़ेंट हो, इक्वल अमाउंट में ही कोई भी अदर कंपोजिशन हो, ठीक है? तो ये हमारी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए बनाया गया है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है? उसके बाद जनरल नोटिस होगा दूसरे पेज पे, उसमें क्या होगा हमारे रूल्स, डेफिनिशन, सिंबल्स से कुछ लिखे होंगे। सिंबल्स वगैरह क्या होता है, वो आप लैटिन टर्मिनोलॉजी वगैरह होता है, आपको मैंने एक लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वो।
चैप्टर्स आते हैं कि एनालिटिकल मेथड्स क्या है, हमने टेस्टिंग मतलब कि एनालिटिकल मेथड्स में वही आते हैं कि हमने कोई ड्रग बना लिया है, उसके बाद कौन-कौन से टेस्ट करने हैं उसके ऊपर, ठीक है? उसके बाद टेस्ट के नेम होते हैं, एंड एनालिटिकल मेथड हमारे आते हैं अपने, जैसे टीएलसी आता है, एचपीएलसी आता है, एचपीटीएलसी आता है, ठीक है? और भी गैस क्रोमैटोग्राफी आता है, स्पेक्ट्रोग्राफी आता है, और भी कितने सारे होते हैं, जैसे क्रोमैटोग्राफी, उसके बाद में कोलम क्रोमैटोग्राफी, बहुत सारे होते हैं, ठीक है? वो सारे हमारे एनालिटिकल मेथड में आते हैं। उसके बाद टेस्ट क्या है, कौन-कौन से टेस्ट कर सकते हैं? आपने ब्लू लिटमस पेपर, जैसे हम पीएच का करते हैं ना, ब्लू लिटमस पेपर पेपर वगैरह पे टेस्ट करते हैं कि अगर रेड है तो एसिडिक है, ब्लू है तो बेसिक है। वैसे टेस्टिंग नहीं होती, इसमें थोड़ी अलग टेस्ट होती है, बस वैसे ही टेस्ट होते हैं अलग-अलग, ठीक है? वैसे आप नाम रखो, वैसे टेस्ट होते हैं, ठीक है? अब लेबोरेटरी प्रोसीजर क्या है कि कैसे हम अपना टेस्टिंग में क्या प्रोसीजर यूज़ करेंगे, कि कैसे हम स्टेप्स क्या यूज़ होंगे उसके अंदर अपने टेस्टिंग के, ठीक है? उसके बाद मोनोग्राफ, वही प्रोफाइल डाटा, हर एक ड्रग का अपना अलग-अलग प्रोफाइल डाटा होगा। वहाँ पे लिखा है ना, इंडिविजुअल ड्रग मोनोग्राफ कंटेन्स डिटेल स्टैंडर्ड फॉर इंडिविजुअल एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, वही अलग-अलग, ठीक है? आप एक बार पढ़ोगे आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है? और कंटेंट का इंडे फार्माकोपिया, वही चीज़ ओवरऑल लिख दी है, ठीक है? स्टडी ऑफ वन मोनोग्राफ, अब इसमें देखने क्या है। देखो, जो ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएँगे, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला है कि नहीं है, जो समझाना था मैं समझा चुका हूँ, ठीक है? आपको एक बार रीड करना है, आपको समझ आ जाएगा, ईज़ी वर्डिंग है, ठीक है? अब एन इंडियन फार्माकोपिया मोनोग्राफ इज़ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इन इंडियन फार्माकोपिया दैट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस. It describes the identity, purity, strength, quality, storage, labeling method, and testing of a drug. The main purpose of IP monograph is to ensure that every drug medicine manufactured and marketed in India and it meets the required and quality standard. मतलब यही है, जो अपना मोनोग्राफ है वो एक हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। हर एक ड्रग का अलग अलग अपना मोनोग्राफ होता है, ठीक है? ये हमारे को उस ड्रग की आइडेंटिटी बताता है कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसकी प्योरिटी क्या है। जैसे कोई भी समझ लो कोई ड्रग है, वो 99.8% अपनी 99.8% प्योर है, ठीक है? तो अपनी जितनी भी उस ड्रग होंगी, जैसे पैरासिटामोल है, वो अपनी 99.8% प्योर है और ये हमारी मोनोग्राफ में रिटन है, ठीक है? तो अपनी कोई भी इंडस्ट्री वाली है, वो भी हमारी 99.8% पैरासिटामोल प्योर बनानी पड़ेगी, ठीक है? अगर उसमें कम अगर उनकी जो प्योरिटी कम हुई, तो वो हमारी टैबलेट हमारे मार्केट में नहीं आएगी, वो फेल हो जाएगी, मतलब वो स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो मार्केट में ड्रग नहीं आ पाएगी। तो उसकी प्योरिटी हमेशा 99.8 ही रहना चाहिए, अगर वो मोनोग्राफ में रिटर्न है, ठीक है? वही स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, जैसे आपको पता है पैरासिटामोल की 500 एमजी आती है या फिर 1000 एमजी आती है, ठीक है? ये अलग चीज़ बताइए, इसकी क्वालिटी क्या रहनी चाहिए, उसके क्या-क्या स्टोरेज कंडीशन रहनी चाहिए। मतलब कि आपको पता है कि कुछ ड्रग्स होते हैं, हम उसको कोल्ड प्लेसेस पे स्टोर करते हैं, कुछ को हम डार्क बॉटल में देते हैं, जिसको हम एम्बर्ड बॉटल पे कहते हैं, कि वो सनलाइट से खराब ना हो गए, है ना? तो उसके लेबलिंग क्या होना चाहिए, जैसे आपको पता है कुछ हमारे ड्रग्स होते हैं जिसके ऊपर शेड्यूल एच लिखा होता है, क्यों? जो शेड्यूल एच हमारा होता है वो हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि वो क्योंकि उसका मिसयूज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन में मिलती है, उसको हम शेड्यूल एच ड्रग्स कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है? और कुछ शेड्यूल एच एक्स में आते हैं, एक्स कौन से होते हैं? नार्कोटिक्स ड्रग्स, ठीक है? मेथड ऑफ टेस्टिंग क्या क्या मेथड ऑफ टेस्टिंग है, ठीक है? हमारा यही पर्पज है कि मतलब कि कोई भी मेडिसिन बने इंडिया में आए, उसके रिक्वायर्ड मतलब कि जो स्टैंडर्ड हो वो सारे सेम रहे, कोई भी इंडस्ट्री चाहे बनाए, ठीक है? अब पता लगे आपको, ये आप उसके मोनोग्राफ की थोड़े देख लेना। अब उसको हम आप बात करते हैं मोनोग्राफ के पार्ट्स क्या होते हैं, देखो। पहला आएगा हमारा ऑफिशियल नेम, ठीक है? दिस इज ऑफिशियल नेम ऑफ ड्रग एज रिकॉग्नाइज्ड इन द फार्माकोपिया, जैसे पैरासिटामोल है, उसका नेम है, ठीक है? इंपॉर्टेंस क्या है? इट अवॉइड्स कंफ्यूजन, मतलब कि हम एक ऑफिशियल नेम इसलिए रख देते हैं कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। उसके बाद हम उसका केमिकल नेम रख देंगे, जैसे N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड है, उसका वो है केमिकल नेम। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C8H9NO2, ठीक है? मॉलिक्यूलर वेट क्या है? आपको पता है ना, जैसे इसको प्लस करते हैं हम, जैसे ठीक है, आपको आता होगा, केमिस्ट्री में किया होगा वो अपना मॉलिक्यूलर वेट निकालना, 150 मॉलिक्यूलर है, ठीक है? कैटेगरी क्या है इसकी? एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है। एनाल्जेसिक क्या होता है? इसका होता है, हम बोलते हैं पेन किलर, जो हमारे पेन में यूज़ होती है। एंटीपायरेटिक क्या होता है? जो टेम्परेचर को रिड्यूस करती है, उसको हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक, मतलब कि जो समझ लो फीवर वगैरह में लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन क्लासिफाई द ड्रग अकॉर्डिंग टू इट्स थेरेप्यूटिक यूज़, हमारे को थेरेप्यूटिक यूज़ बनाने में हेल्प करता है, ठीक है? अब डिस्क्रिप्शन क्या है भाई? ये कलर और टेस्ट फिजिकल क्या होगा? एक बार रीड करूँ खुद बोलो जी, इसमें क्या समझाऊँगा? आप खुद ही सोचो। अब मैं क्या समझाऊँ इसमें? एक नंबर इसमें ईज़ी वर्डिंग लिखी है। अब एग्जांपल क्या है? सॉल्युबिलिटी, कि फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, हम इसको हॉट वाटर के साथ लेंगे तो इजीली सॉल्युबलाइज हो जाएगा। कोल्ड वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल के साथ भी लेंगे तो सॉल्युबलाइज हो जाएगा, ठीक है? बट इसकी सॉल्युबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट फॉर क्वालिटी कंट्रोल, इसकी सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि कोई भी फॉर्मुलेशन बनाने से पहले, ठीक है? कि जैसा आपको पता है ना, कुछ भी जो हमारी सॉल्यूशंस होती है, जैसे कहीं लिखा होता है ना कि ये ड्रग्स हमारे को अगर हम पानी के साथ लेंगे तो जल्दी सोलबिलाइज होगी, क्योंकि कई पोलर ड्रग्स होती हैं, पोलर क्या होती हैं जो इजीली सोलबिलाइज होती हैं वाटर में, कई नॉन पोलर होती हैं जो ऑयल मतलब कि जो अपनी लिपिड लिपोफिलिक नेचर होती हैं, जो अपनी वाटर में सोलबिलाइज नहीं होती, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में सोलबिलाइज होती है, ठीक है? ये उनकी सोलबिलिटी डिपेंड होता है, वो भी हमारी लिखी होती है उस पे सोलबिलिटी। वही चीज आ गई, ठीक है ना? ये वही चीज है ना सेम।
नहीं, थोड़ा अलग है। स्लाइड सोलमेंट बॉर्डर वही चीज़ लिखा है वैसे, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? जैसे इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे हमारे आगे जो हमारी टेस्टिंग नहीं थे एनालिटिकल मेथड, वो जैसे कोई भी ड्रग हमारी बनी है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ड्रग हमारी प्योर है कि नहीं है, ये हमारी ड्रग वही है कि नहीं है? हम उसकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, इंफ्रारेड, ठीक है? उसके थ्रू हमें पता लगेगा कि ये पैरासिटामोल है या नहीं है, ठीक है? उसकी केमिकल आइडेंटिफिकेशन करेंगे, अलग-अलग टेस्ट करेंगे उसके ऊपर, यूवी फोटोमेट्री करेंगे, ठीक है? इफ एप्लीकेबल, ठीक है? ये सब टेस्ट करेंगे उसके ऊपर पता लगाने के लिए कि ये पैरासिटामोल ही है, ठीक है? उसकी प्योरिटी टेस्ट करेंगे कि वो कि उसमें कितनी जो पैरासिटामोल प्रेज़ेंट है वो कितना प्योर है, कि उसमें 99.8 प्योर है कि 99.8 से कम प्योर है, ठीक है? तो उसके अलग-अलग मेथड आप देख सकते हो। उसके बाद एसीए क्या होता है? एसीए मतलब ये होता है कि उसमें एपीआई प्रेज़ेंट है कि नहीं है और अगर प्रेज़ेंट है तो कितना प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो ऑब्वियसली इसमें हम अलग-अलग मेथड यूज़ करते हैं जैसे एश वैल्यू निकालते हैं। अब एश वैल्यू क्या होता है? उसको हम कोई भी अपने टैबलेट वगैरह कोई भी अपने सब्सटेंस उसको जलाकर उसका जो राख बचा था उसको हम वेइ करते हैं, उसको हम एश वैल्यू वगैरह अलग-अलग होते हैं इसमें काफ़ी, ठीक है? स्टोरेज कंडीशन क्या रहेंगे, उसको कौन से कंडीशन में स्टोर कर सकते हैं, उसका लेवल क्या रहेगा, उसका डोसेज फॉर्म क्या रहेगा, टैबलेट में देंगे, कैप्सूल में देंगे, सिरप में लेंगे और अलग-अलग है कि उसको कौन से फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है? तो यूसेस क्या होते हैं, उसके क्या यूसेस होंगे, ठीक है? इम्पोर्टेंस ऑफ पैरासिटामोल आप देख सकते हो। तो ये पैरासिटामोल के ऊपर पूरा मोनोग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है? आप एक बार रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको थोड़ा भी समझ आया हो, ठीक है? अगर आपका 1% भी कांसेप्ट क्लियर करने में मैं रहा हूँ थोड़ा कैपेबल, मतलब कि समझ लो मैं 1% भी आपका कांसेप्ट क्लियर कर पाया हूँ, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है? बने रहिए चैनल में, आपको मिलते रहेंगे वीडियोज़। थैंक यू।